एक दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर से गेम रिज्यूम होगा, जिसमें एक तरफ लुम्बिनी लायंस वर्सेस चितवन राइनो जरूर होंगे, लेकिन इन दो प्लेयर्स के अलावा दो और प्लेयर हैं जिनके बारे में बताऊंगा, जिनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी थी, जिसको मिडिल फिंगर कंट्रोवर्सी कहा गया, और एक दूसरी टीम में वो भी हैं, और उसके साथ साथ कुशल पटेल और उनके सामने कनाली याक सोमपाल कामी होंगे। सवाल जाहिर सी बात है कुशल पटेल के लिए होगा कि भैया आप वापसी कब करोगे, एक फाइट बैक करोगे नहीं करोगे, और दूसरी तरफ सवाल रोहित पौडेल से होगा कि भाई आपकी टीम कब फाइट बैक करेगी। सो यस, एक प्लेयर जो कि लगातार मेहनत कर रहा है बट उसकी टीम वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। मैं सच बताऊं तो अगर कल रोहित पौडेल की टीम हार जाती है, अगर कल लुम्बिनी लायंस हार जाती है, तो मुझे पर्सनली रोहित के लिए काफी बुरा लगेगा, बिकॉज यार एज अ बैट्समैन ही इज डूइंग एवरीथिंग, मतलब एज अ बैटर ही इज डूइंग एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हाई इज द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट, और आगे भी रन करेगा। जिस पर्टिकुलर नॉक में वो इस टाइम पर दिख रहा है, ही इज जस्ट लुकिंग अमेजिंग, लेकिन उसकी टीम वो पुल ऑफ नहीं कर पा रही, एंड दैट्स व्हाई ही इज एट द बॉटम ऑफ द टेबल। वहीं दूसरी तरफ कुशल पटेल, हालांकि उनकी टीम बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन जिस तरह से पिछले मैच में 10 विकेट की जीत आई, उसके बाद काफी पॉजिटिव होंगे, काफी ये अच्छा माहौल होगा टीम का, एंड वी एक्सपेक्ट कि आप कुछ इस तरह का मैच एक बार फिर से देखो। हालांकि ये जो दोनों टीम है ये फोर्थ और फिफ्थ पर है, मतलब अगर कुशल पटेल की टीम थोड़े अच्छे एनआरआर से जीत जाती है तो ये फटाक से ऊपर भी आ सकती है, और करनाली याक्स नीचे आ सकती है, और अगर करनाली जीत गई तो ऑब्वियसली 6 पॉइंट हो जाएंगे, तो और ऊपर वो चली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने मिडिल फिंगर इंसिडेंट बताया वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सुहेल तनवीर और बेन कटिंग की कहानी है। सुहेल तनवीर जो इस बार इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर है, उनकी 2018 में बेन कटिंग से झड़प हुई थी जब वो सीपीएल खेल रहे थे, और बड़ी अच्छी डिलीवरी पर उनको आउट किया था, और बेन कटिंग उस टाइम पर काफी निराश हुए थे, क्योंकि बेन कटिंग ने सिक्स मारा था और उसकी अगली बॉल पर आउट किया, और ये अग्रेशन से उनको मिडिल फिंगर दिखाते हुए बिल्कुल खुद को रोक नहीं पाए थे। हालांकि उन्होंने बाद में बोला था कि जी मैं अपने एक्शन से काफी रिग्रेट कर रहा था, इसलिए मैंने माफी मांग ली थी, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि बेन कटिंग ने उनको माफ किया था, बिकॉज 2018 में वो इंसिडेंस होता है, और उसके बाद 2022 में सीपीएल से सीधा पीएसएल में जब दोनों आमने सामने आते हैं और एक ओवर में 27 रन लगा देते हैं सुहेल तनवीर को, तो बेन कटिंग तनवीर को कुछ वही रिएक्शन करके दिखाते हैं, और तनवीर उस टाइम पर काफी हैरान हो जाते हैं। नादिर अली के शो में उन्होंने बात करते हुए बताया भी था कि मैं काफी हैरान था, क्योंकि मैंने सॉरी कह दिया था, मैंने माफी मांग ली थी, लेकिन 4 साल के बाद आकर के दोबारा कुछ वही करना, इट शोज के यहां पर वो रखा हुआ था। लेकिन खैर फिर हमने ब्रेकफास्ट के टाइम जाकर के बात कर लिया और चीजें सॉर्ट आउट कर ली थी। लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट गेम में जब अग्रेशन दोबारा से आता है तो कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं होता, जैसे सिराज और ट्रेविस हेड, चीजें सॉर्ट आउट हो गई है, बट यू नेवर नो नेक्स्ट मैच में फिर निकल के कुछ आ जाए। सो यस, एक कंट्रोवर्शियल कहानी जरूर है, और फैंस जिनको ये पता होगा उनको इंतजार भी होगा कि जब अगर बेन कटिंग को बॉलिंग करने सुहेल तनवीर आते हैं तो क्या वहां पर कोई एग्रेशन दिखता है, या हो सकता है अगर बेन कटिंग कल खेलें और अच्छे टच में दिखे तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर कुशल मल्ला उनको बॉलिंग देंगे, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि बैट्समैन अपने अग्रेशन में कुछ गलती कर देता है और वहां पर बेन कटिंग अपनी विकेट खो सकते हो। कल देखना होगा कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, ये जो पूरा यूनिक स्टोरी है, जिसको 2018 में शुरू होते हुए देखा गया, 2022 में रिज्यूम होते हुए देखा गया, क्या 2024 में वो आगे बढ़ती है नहीं। खैर, अगर नेपाल क्रिकेट की बात करें, अगर नेपाल क्रिकेटर्स की बात करें, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कुशल पटेल की, और वो इसलिए नहीं कि मैं उनको फॉलो करता हूं ऑल दैट आई नो, आप वही समझोगे, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि कुशल इस टाइम से पहले, इस पर्टिकुलर एनपीएल से पहले जिस तरह की उन्होंने कुछ पारियां खेली थी, जिससे हमें ऐसा लगा था, उनके फैंस को ऐसा लगा था कि जी कुशल जो है वापस फॉर्म में आ रहे हैं, और अगर इस फॉर्म में वो आ जाते हैं तो एनपीएल में काफी धमाका हो सकता है। ये वो खिलाड़ी हैं जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अभी तक उस एक्सपेक्टेशन का ई भी हमारे सामने नहीं आया है। एंड अगर इफ ही फेल्स टू परफॉर्म, तो जैसा पहले कहा गया था कि जी इस एनपीएल के बाद आप हो सकता है एक नई नेपाल क्रिकेट टीम भी देखो, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर हैं जो बहुत सारे प्लेयर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखना यह होगा कि जब ये करनाली याक्स के सामने आएंगे तो जो पिछले मैच की 10 विकेट वाली विक्ट्री है, क्या उसका कोई कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आएंगे, और अगर उसको लेकर आएंगे तो क्या कुछ रन स्कोर होते हुए हम देख सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत सारी गलतियां करके आउट हुए हैं, वो स्टंप जो हुए थे वो बहुत अच्छी बॉल थी, और शायद उस टाइम पर कोई और
बैट्समैन होता तो भी वो बच नहीं पाता, बिकॉज वो बहुत इंच वाला मामला था और छोटी सी गलती और फिर वो आउट हो गया। लेकिन यस, अभी मैचेस बच रहे हैं, अभी टूर्नामेंट बच रहा है, अभी आपको अपने आप को प्रूव करना है एंड यू कैन डेफिनेटली डू दैट। सो हमारी नजर जो होगी वो आप पर जरूर होगी, इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले मैं उनके बारे में ही बोलूंगा, बिकॉज ये वो खिलाड़ी है जिसको लेकर एक्सपेक्टेशन बहुत सारी थी बट परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आ पाई। दूसरी तरफ कुशल मल्ला के बारे में इसलिए मैं कह रहा हूं बिकॉज कुशल मल्ला पर इस टूर्नामेंट को स्टार्ट होने से पहले चितवन राइनोज को लेकर के ये बातें थी कि जी इस टीम में कोई ऐसा बड़ा खिलाड़ी नहीं है, इस टीम में कोई ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है, क्योंकि सुहेल तनवीर उस टाइम तक आए नहीं थे और लोग अगर आ भी जाते तो शायद लोग, मुझे लगता है उस टाइम पर, क्योंकि चितवन की ऐसी एक इमेज बन गई थी कि शायद सुहेल तनवीर को लोग यही कहते हैं कि जी अकेले हैं, अगर कुछ कर पाए तो कर पाए वरना कुछ खास नहीं हो पाएगा। लेकिन चितवन ने जिस तरह से अपने फैंस को और दूसरे और अदर फैंस को शॉक किया है वो देखने लायक है। और उसी बीच में जिस तरह से कुशल मल्ला का एक अग्रेसिव कुशल मल्ला निकल कर आया है वो मुझे देखने में बड़ा एक्साइट कर रहा है, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो ये देखना होगा कि नेक्स्ट मैच में जब कुशल मल्ला आते हैं तो बॉल से तो वो कमाल कर ही रहे हैं, लेकिन क्या बैट से हमें और कुछ देखने को मिल सकता है, बिकॉज कुशल को लेकर के कहानी है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ एंड कुशल एक सिक्स एंड देन कुशल आउट। और इस कहानी को वो कब बदलेंगे ये हमें नहीं पता, बट यस विल वेट, बिकॉज बॉलिंग से जो वो काम कर रहे हैं, एक और चीज देखना बहुत एक्साइटिंग होगी कि बॉलिंग से जो वो काम कर रहे हैं रोहित की टीम के सामने अगर उसको रिपीट करते हैं तो क्या रोहित कुशल को एज अ बेटर बॉलर समझते हुए जब रेगुलर मैचेस होंगे, बिकॉज हम वहां पर सिर्फ ऑप्शनल बॉलर उनको देखते हैं कि भैया हर मैच में वो गेंदबाजी नहीं करते हैं, वो आपके फिफ्थ ऑप्शन भी नहीं होते, वो सिक्स या सेवंथ ऑप्शन आपके होते हैं, बट जिस तरह से वो यहां बॉलिंग कर रहे हैं लुक्स लाइक कि वो आपके टॉप 4 में ही होने चाहिए बॉलर्स। खैर ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रोहित इन चीजों को देख करके आगे कभी ऐसा कुछ करते हैं, चेंजेस करते हैं, या फिर क्या रोहित की टीम के सामने कुशल कुछ ऐसी परफॉर्मेंस कर पाते हैं, क्या कुशल रोहित को ही आउट करके वो अग्रेशन दिखाते हैं। सो यस, बहुत सारी चीजें होंगी इस पर्टिकुलर मैच में जहां पर आपको अलग अलग प्लेयर्स अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे। और अगर आप रोहित पौडेल की बात करो, सो यस, इस टीम के पास लास्ट मौका है, अगर इस टीम ने परफॉर्म नहीं किया तो इसके बाद फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आपके जितने मैचेस हो गए आप एक भी नहीं जीते हो, अगर एक और हार आपके पास आ गई तो फिर आप भूल जाओ कि आप टॉप 4 में आ रहे हो और आप नेशनल टीम के कैप्टन हो। आप अगर सबसे पहले यहां से बाहर निकल जाओगे तो कहीं ना कहीं वो जो कैप्टन वाली इमेज है उस पर सवाल जरूर उठेगा और फिर लोग यही कहेंगे कि भाई एज अ बैटर बहुत अच्छे हो, टीम में एज अ बैटर रहो, एज अ कैप्टन हम औरों को देख सकते हैं, बिकॉज इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले ही ये बात बहुत ज्यादा हुई थी। सो यस, रोहित को बहुत कुछ प्रूव करना है, लेकिन अगर रोहित जीत जाते हैं तो ये टेबल जो है ये उतना ही वाइड ओपन रहेगा जितना वाइड ओपन ये अभी तक था। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। हाँ, कनालियाक्स ऑब्वियसली शिखर धवन के बिना खेलेगी, तो देखना होगा कि फैंस जिस तरह से शिखर धवन के लिए शोर मचाने के लिए आते थे, क्या सुबह सुबह वो पहुंचेंगे उसी अंदाज में, उसी जोश खरोश में, और कौन होगा जो शिखर को रिप्लेस करेगा, कौन होगा जो शिखर की जगह लेगा और कौन होगा वो जो टीम के लिए ओपन करेगा। खैर सिर्फ लुम्बिनी वो है जो हार करके आ रही है, बाकी तीनों टीम जो है वो जीत करके आ रही है। सो यस, आज से हाफ ऑफ द एनपीएल इज ओवर एंड हाफ ऑफ द एनपीएल इज रिमेनिंग। यहां से टेबल के टॉप 4 कौन होंगे वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। 2-3 मैच के बाद हमें जो है वो टॉप 4 दिखने लगेंगे। इनफैक्ट जनकपुर तो है मोस्ट प्रोबेबली दिख ही रहा है हमें कि वो टॉप 4 टॉप 1 में टॉप 2 में इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो आ जाएगा, और फिर उसके बाद बची 2 टीम्स जो हैं वो आपको कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। अगर लुम्बिनी हारती है तो फिर इस तरह से नीचे से टीम माइनस होना भी शुरू हो जाएंगे और वहां से हमें और चीजों को लेकर एक क्लैरिटी मिल जाएगी। खैर आपका प्रोडिक्शन क्या है, कौन दोनों टीमों में से कौन जीतने वाला है कौन नहीं, डू लेट इन द कमेंट सेक्शन एंड टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट। बेसिकली कल सुबह उठते हैं फिर मैच देखते हैं एंड देन विल टॉक अबाउट द मैच फर्दर। टिल देन यू गाइस टेक केयर, बाय बाय।